हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कॉलेज डी। आज की इस वीडियो में हम लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करेंगे। हम चर्चा करेंगे नेतृत्व क्या है, इसका अर्थ क्या है, इनकी कुछ परिभाषाएं और नेतृत्व के प्रकार और नेतृत्व के कार्य। तो आज इन सभी विषयों को हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेतृत्व के अर्थ और परिभाषा की। प्रशासन में नेतृत्व की बहुत अहम भूमिका है। यही वो गुण है जो किसी संगठन की सफलता या विफलता को निर्धारित करता है, यानी इस पर किसी संगठन की सफलता या विफलता निर्भर करती है। तो नेतृत्व क्या है? नेतृत्व किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करना। ये वो व्यक्ति होता है जो लीड करता है, यानी जिसे दूसरे लोग फॉलो करते हैं। ये व्यवहार का एक गुण है, यानी नेतृत्व क्या है? व्यवहार का एक गुण है जिससे दूसरे लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। अब हम परिभाषा पे नज़र डालते हैं। कीथ डेविस ने क्या कहा? नेतृत्व दूसरों को उत्साहपूर्वक परिभाषित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सहमत करने की क्षमता है। पार्ट्स में हम इस डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। नेतृत्व दूसरों को उत्साहपूर्वक, यानी कि जो परिभाषित उद्देश्य बनाया गया है संगठन का, उसे प्राप्त करने के लिए दूसरों को उत्साहपूर्वक सहमत करने का प्रयत्न किया जाता है, उन सहमत करने की क्षमता होती है। बर्नार्ड क्या कहते हैं? नेतृत्व का आशय व्यक्तियों के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा वे किसी संगठित प्रयास में लोगों को उनकी गतिविधियों में मार्गदर्शित करते हैं। यानी ये भी एक व्यवहार का गुण है, बताया इन्होंने, जो किसी संगठित प्रयास में, जो एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है, उसमें दूसरे लोगों की गतिविधियों को मार्गदर्शित करते हैं, यानी उन्हें एक दिशा में लीड करते हैं, उनकी प्रयासों को। कि डेविस आगे कहते हैं, बिना नेतृत्व के कोई भी संगठन महज मनुष्य और यंत्रों की एक भीड़ है। क्योंकि अगर संगठन में मैन पावर और जो आवश्यक सामग्री है, वो अगर उनका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, ये बताने वाला नहीं है कि ये प्रयास किस दिशा में जाएं, तो वो एक भीड़ के समान है। क्योंकि नेतृत्व में संभावना को वास्तविकता में बदलने की क्षमता होती है। नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल। क्योंकि अगर संगठन है, प्रशासनिक संस्था है, तो वहाँ किसी निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, जो कलेक्टिव एफर्ट है उसको एक दिशा देना होता है। तो अगर किसी व्यक्ति में सिचुएशन के हिसाब से कार्य करने की क्षमता है, दूसरे लोगों को कन्विंस करने की क्षमता है, तभी एक दिशा निर्देशों की एकता, जो सिद्धांत है, उसकी भी पालना होती है। यह समूह के सदस्यों को संबंध करने वाली एक ऐसी सामूहिक शक्ति है जो संगठन समूह के सदस्यों को जोड़े रखती है। यानी संगठन में अलग अलग प्रवृत्ति के, नेचर के लोग कार्यरत हैं, जो हालांकि समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन उनको मानसिक रूप से जोड़े रखना, एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग देना, कि ऑर्गेनाइजेशन से एक जुड़ाव कराना, ये नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। नेतृत्व का मुख्य कार्य भी यही है, एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। तो हमने देखा नेतृत्व क्या है, यानी एक नेता का कार्य व्यक्तियों के कार्यों तथा मानवीय संबंधों पर विशेष ध्यान देना होता है। यानी कोई भी जो संगठनात्मक इकाई है, वो बिना उचित नेतृत्व के प्रभावी नहीं हो सकती, क्योंकि नेतृत्व एक गतिशील तत्व भी है। गतिशील तत्व क्यों है? वो उसमें लचीलापन होता है। नेतृत्व में वो दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करता है, दूसरों की जगह खड़े होकर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करता है, तभी वो इतने लोगों को अपने पीछे चला पाता है, उनके प्रयासों को एक दिशा दे पाता है। अब बात करते हैं नेतृत्व के प्रकार, यानी नेतृत्व कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले अधिनायकवादी नेतृत्व है। यह एक ऐसा नेतृत्व है जिसके अंतर्गत जो फॉलोअर्स हैं वो किसी डर की वजह से कार्य करते हैं, यानी जो अधीनस्थ हैं वो वही कार्य करते हैं जो नेता कहता है, लेकिन डर में। उनके मन में दंड की भावना होती है कि अगर ऐसा काम नहीं किया तो कुछ पनिशमेंट मिल सकती है, जैसे नौकरी छूटने का डर है, या कोई डिमोशन है, या जो सैलरी है वो कम मिले, इस तरह की चीज़ें बनी रहती हैं। यानी वो नेतृत्व है जिसमें अस्थायीपन रहता है,
क्योंकि ऐसे नेता दीर्घकाल में असफल साबित होते हैं। क्यों क्यों असफल साबित होते हैं? क्योंकि फॉलोअर्स जो अनुयायी हैं उनमें असंतोष की भावना बनी रहती है। अगर किसी संगठन को सही से चलाना है तो लोगों में असंतोष की भावना नहीं होनी चाहिए। निरंकुश नेतृत्व है ऑटोक्रेटिक, इसमें और अधिनायकवादी नेतृत्व में अंतर है कि जो निरंकुश नेतृत्व है उसमें अधीनस्थों की आवश्यकता को संतुष्ट करने का अवसर प्रदान करता है नेता, क्योंकि वो अपनी आज्ञा को मनवाना चाहता है और संपूर्ण अधिकार अपने हाथ में रखता है। लेकिन जो अधिनायकवादी है वो ऐसा नहीं करता है। वो ना तो अवसर प्रदान करता है ऐसे कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो सके। हाँ, लेकिन जो निरंकुश है ऑटोक्रेटिक है वो भी अधीनस्थों को किसी निर्णय लेने में, निर्णय की प्रक्रिया में भागीदारी लेने की अनुमति नहीं देता। वो इस बात को सहन नहीं करता कि उसके अनुयायी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करें। तो जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है वो अधिनायकवादी से इस बात में डिफरेंट है कि जो ऑटोक्रेटिक नेता है वो संपूर्ण अधिकार अपने हाथ में तो रखता है, लेकिन वो अपनी आज्ञा का पालन करवाना चाहता है। इसीलिए वो अपने तरीके से संतुष्ट कर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के अवसर प्रदान करता है। फिर हम बात करते हैं हस्तक्षेपवादी नेतृत्व। ये नेतृत्व इसे हम कहते हैं फ्री रेन लीडरशिप, यानी एक ऐसा नेतृत्व है जिसमें नेता अपने अनुयायी और अधीनस्थों के साथ संपर्क नहीं रखता और उन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करने और स्वयं निर्णय लेने के भी अवसर प्रदान करता है। बल्कि रियलिटी में कहा जाता है कि अधीनस्थों को पर्याप्त अधिकार सौंप दिए जाते हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन नहीं होता। यानी ये नेता जो है वो मार्गदर्शन नहीं कर पाता, वो आज्ञा देने में अयोग्य होता है, यानी अहस्तक्षेप, वो किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करता। ऐसी स्थिति में ऐसा नेतृत्व सिर्फ कब सफल हो सकता है? जबकि अधीनस्थ जो है वो पूरी तरीके से समझदार हों, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हों, क्योंकि बिना दिशा के कोई भी संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। फिर हम बात करते हैं लोकतांत्रिक नेतृत्व की। एक ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप, वन ऑफ द बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, यानी कि ये श्रेष्ठ स्टाइल माना जाता है। लोकतांत्रिक विचारों वाला जो नेता है वो समूह के साथ विचार विमर्श करता है, नीतियों के निर्माण में उनकी भागीदारी लेता है, यानी कि जो फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं या संगठन के अन्य जो कार्यरत व्यक्ति हैं उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाता है। यानी एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग उनके मन में अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आती है, तो ये उनके मनोबल को बढ़ाती है। ऐसा नेता एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। वो समूह के परामर्श के बाद ही कोई आदेश देता है। इससे लोगों का विश्वास उस नेता में और बढ़ जाता है। साथ ही साथ वो अपने अधीनस्थों को कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की भी अनुमति देता है। इससे उनकी वर्क परफॉर्मेंस बढ़ती है और अपने साथ उनको सहभागी बनाने में, या जब भी किसी नीति और योजना का निर्माण होता है तो उनकी जो क्षमता है उसको परखने का मौका भी नेता को मिल जाता है। तो मुख्य रूप से ये 4 तरह की लीडरशिप बताई गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेतृत्व के कार्य क्या हैं। नेतृत्व किसी भी संगठन को दिशा प्रदान करता तो है ही, साथ ही साथ वो एक उत्प्रेरक का कार्य भी करता है। यानी वो एक ऐसा कार्य भी करता है कि जो उद्देश्य है वो और क्लियर हो जाए सभी संस्था के सभी सदस्यों के मन में। तो इसीलिए संस्थागत लक्ष्य और भूमिका को वो परिभाषित करता है कि हमें क्या प्राप्त करना है और कैसे प्राप्त करना है। वो उन्हीं व्यक्तियों को वो काम सौंपता है जिस के वो काबिल होते हैं, जिसको वो अच्छे से कर सकते हैं। संगठन के लिए योजना और नीतियों का निर्धारण करता है, यानी जो संगठन जिस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अस्तित्व में आया है उसको पूरा करने के लिए उससे संबंधित योजनाएं और नीतियां बनाई जाती हैं, वो नेता के द्वारा बनाई जाती हैं। संस्थागत अखंडता की रक्षा करना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है नेतृत्व का, क्योंकि कोई भी संगठन जुड़ करके टीम के रूप में कार्य कर सकता है। अलग अलग अगर सदस्य इसके कार्य करेंगे तो वो उस उद्देश्य की प्राप्ति उस सेंस में नहीं कर पाएंगे जिसके लिए वो
संगठन अस्तित्व में आया है। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अखंडता यानी इंटीग्रिटी की रक्षा करना नेतृत्व का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व बनता है। अधीनस्थों की भावना और समस्याओं को समझना, क्योंकि जो अधीनस्थ हैं, जो सदस्य हैं संस्था के या संगठन के, प्रशासन में भी ऐसा देखा गया है कि जो नेतृत्व जहाँ से आ रहा है वहाँ अगर उनकी समस्याओं को, अधीनस्थों की और उनकी भावनाओं को समझा नहीं जाता तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनकी वर्क परफॉर्मेंस पे। यानी वो अपनी जो कार्य करने की क्षमता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए उनकी समस्याओं और भावनाओं को समझना बेहद ज़रूरी है। सहयोग सहयोग और समन्वय यानी निर्देशन करना, ये एक मुख्य कार्य है। सहयोग करना, निर्देशन करना और समन्वय करना, लोगों के जो प्रयास हैं उनको समन्वित करते हुए सहयोगात्मक रूप से निर्देशित करना, एक दिशा देना। प्रभावी संप्रेषण की व्यवस्था करना, हमने लास्ट वीडियोज़ में पढ़ा कि संप्रेषण किसी भी प्रशासनिक संस्था के लिए कितना आवश्यक है। तो संप्रेषण प्रभावी हो, ये भी नेतृत्व की जिम्मेदारी है। स्पष्ट और सरल भाषा में वो संप्रेषण करे, थ्रू प्रॉपर चैनल संप्रेषण होना चाहिए। यानी कि जो पद सोपान है, हर एक पद पर, हर एक सोपान पर क्लियर कम्युनिकेशन की व्यवस्था करना नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। संगठन के सदस्यों के लिए उत्प्रेरक का कार्य करना, एक मोटिवेटर का कार्य करना, जो संगठन के सदस्य हैं उनको अनुशासित करते हुए संस्था के प्रति निष्ठावान बनाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो नेतृत्व के मुख्य कार्य हमने यहाँ डिस्कस किए। अब बात करते हैं नेतृत्व के गुण की, यानी कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ एक लीडर में होनी चाहिए। फेओल ने जैसे कहा, स्वास्थ्य और शारीरिक स्वस्थता होनी चाहिए, समझदारी, मानसिक शक्ति, नैतिक गुण होना चाहिए, समानता की भावना होनी चाहिए, प्रबंधकीय योग्यता होनी चाहिए। ऐसा ही उर्वरिक ने भी इसी तरह के कुछ क्वालिटीज़ पर बल दिया। साहसी होना चाहिए, विल पावर अच्छी हो, लोचशीलता हो। तो इसी तरह इन सभी के जो थिंकर्स हैं इन्होंने क्वालिटीज़ बताई है, उसको हम समराइज़ करते हुए यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आत्मविश्वास और सत्यनिष्ठा, यानी जो एक अच्छा नेता होता है वो आत्मज्ञान पर आधारित आत्मविश्वासी होता है। यानी उसे पता होता है उसे क्या करना है। क्यों? क्योंकि वो तथ्यों के आधार पर चलता है और अपने जो उसके संगठन के सदस्य हैं उनकी भावनाओं को समझते हुए कार्य करता है। तो वो अन्य व्यक्तियों के विश्वास को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। तो आत्मविश्वास उसका बढ़ा हुआ होता है। निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। किसी भी नेता में निर्णायकता उसकी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी ये गुण नेता में निर्णय लेने से संबंधित होता है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता बहुत बड़ा गुण है। अगर विपरीत परिस्थिति आती है तो समझदारी के साथ निर्णय लेना, ये नेतृत्व की बड़ी जिम्मेदारी है। उत्तरदायित्व, यानी एक अच्छे नेता में उत्तरदायित्व को निभाने की क्षमता होनी चाहिए। अपने उत्तरदायित्व को वहन करने पर ही वो नैतिक कर्तव्यों को पूरा कर सकता है, और अगर वो उत्तरदायित्व पूरा नहीं करता है तो वो दूसरों के सामने उदाहरण के रूप में भी अपने आप को पेश नहीं कर पाता। अधीनस्थों को समझने की योग्यता, जो उसके अंडर और उसके साथ लोग काम कर रहे हैं उनको समझना, उनकी सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझना बेहद आवश्यक है। विचारों में लोचशीलता होनी चाहिए। बहुत रिजिडिटी अगर माइंड में है किसी भी नेता के, यानी वो बहुत कठोर है, किसी बात से हटने वाला नहीं, अगर समझे नहीं किसी बात को तो वहाँ भी फॉलोवर्स का वो ट्रस्ट खो देता है। यानी कि जो एक संगठन का वातावरण है उसमें लोचशीलता होना आवश्यक है। यानी परिस्थितियों के अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन लाने की क्षमता एक नेता में होनी चाहिए। प्रभावी संप्रेषण की योग्यता, संप्रेषण अच्छा बनाना एक नेता का प्रमुख कार्य है हर एक स्तर पर। फिर उत्साह और समझ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एबिलिटी टू इंस्पायर, यानी कि एक नेता में अपने जो सदस्य हैं संस्था के, उनको इंस्पायर करने में, उनको उत्साहित करने में कभी चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उनका मनोबल, आत्मबल गिरा हुआ है तो वो कभी भी अपना 100% नहीं दे सकते। इसीलिए उनकी वर्क परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए एक नेता को उत्साही होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने नेतृत्व की संबंध में आज पढ़ा, नेतृत्व के प्रकार क्या हैं,
उनके कार्य क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।